कॉर्पोरेट दुनिया में आज हम बात करेंगे आधार और डिजिटल पेमेंट से वेलफेयर लीकेज में 13% की कमी और जल्दी बदलने जा रहे इकोनॉमी मापने के पैमाने की। लेकिन पहले बात देश की इकोनॉमी से जुड़ी उन दो अहम खबरों की जो इस समय राहत और भरोसे का संकेत दे रही हैं। एक तरफ बुनियादी ढांचा यानी कोर सेक्टर के ताजा आंकड़ों में सुधार दिख रहा है, तो दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं में होने वाली धांधली और लीकेज को रोकने में भारत ने ग्लोबल लेवल पर एक मजबूत एग्जाम्पल पेश किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नवंबर के महीने में भारत के 8 प्रमुख कोर सेक्टर्स के इंडस्ट्रीज की वृद्धि दर 1.8% दर्ज की गई। ये इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे ठीक एक महीने पहले अक्टूबर में ये ग्रोथ माइनस में थी। आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि नवंबर में आई ये रिकवरी मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण से जुड़े सेक्टर्स के दम पर संभव हो पाई है। इसका सीधा संकेत यह है कि देश में निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज में फिर से रफ्तार आने लगी है। इसके साथ ही इस्पात यानी स्टील सेक्टर ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया और इसमें 6.1% की ग्रोथ दर्ज की गई। कृषि से जुड़े सेक्टर्स के लिए भी कुछ राहत की खबर है, जहां फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में 5.6% और कोल प्रोडक्शन में 2.1% का इजाफा देखने को मिला। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू अभी भी चिंता बढ़ाने वाला है। एनर्जी से जुड़े कई अहम सेक्टर नवंबर के महीने में प्रेशर में रहे। कच्चे तेल का उत्पादन 3.2% और नेचुरल गैस का उत्पादन 2.5% घट गया। इसके अलावा बिजली उत्पादन में 2.2% की गिरावट हुई, जबकि रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में भी 0.9% की कमी आई। पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो चालू साल के पहले 8 महीनों में कोर सेक्टर्स का कुल उत्पादन पिछले साल की तुलना में 2.4% बढ़ गया है। इस अवधि में भी सीमेंट और इस्पात सबसे मजबूत रूप में उभरे हैं। इसके उलट कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और बिजली जैसे सेक्टर लगातार दबाव में बने हुए हैं। चूंकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी में इन 8 कोर सेक्टर्स की हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है, इसलिए नवंबर का पॉजिटिव आंकड़ा आने वाले इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़ों के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने आधार और डिजिटल पेमेंट सिस्टम के स्मार्ट इस्तेमाल से गवर्नमेंट स्कीम्स में होने वाले लीकेज को करीब 13% तक कम करने में सफलता हासिल की है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में सरकारें पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं और दूसरी बुनियादी जरूरतों के लिए हर साल करीब $21 ट्रिलियन खर्च करती हैं, लेकिन धोखाधड़ी, मानवीय गलतियों और पुराने सिस्टम्स के कारण इनमें से करीब $3 ट्रिलियन की राशि हर साल बर्बाद होती है। भारत ने इस समस्या से निपटने के लिए आधार लिंक्ड डिजिटल पेमेंट और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसी टेक्नोलॉजीज को अपनाया, जिससे कई राज्यों में वेलफेयर लीकेज में औसत 12.7% की गिरावट आई। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में असली बेनिफिशरीज को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इन तकनीकी सुधारों के जरिए भारत हर साल करीब $10 अरब यानी 83,000 करोड़ रुपए की बचत कर सका है। आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान जैसे राज्यों ने दिखाया है कि कैसे सरकारी मदद को सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। अब करोड़ों लोगों को राशन, गैस सब्सिडी और मनरेगा जैसी योजनाओं का पैसा बिना किसी देरी के सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिलता है। इसमें बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हो गई है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां कोर सेक्टर्स के ताजा आंकड़े इकोनॉमी में धीरे धीरे सुधार के संकेत दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकारी खर्च में ट्रांसपेरेंसी और दक्षता बढ़ाना भारत की विकास की कहानी को और मजबूत करता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार देश की इकोनॉमी को मापने के पैमानों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। फरवरी 2026 से रिटेल महंगाई और देश की विकास दर यानी जीडीपी के आंकड़े नई सीरीज के साथ जारी किए जाएंगे। अगले साल मई से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी के आंकड़े भी नई सीरीज में जारी होंगे। जीडीपी और आईआईपी के लिए नया बेस ईयर 2022-23 होगा, वहीं रिटेल महंगाई के लिए बेस ईयर 2024 होगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। अभी जीडीपी और रिटेल महंगाई के आंकड़े पुराने बेस ईयर 2011-12 के हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं, जबकि दुनिया के कई देशों में यह हर 5 साल में अपडेट होता है। बेस ईयर में इस बदलाव का मुख्य मकसद डेटा को मौजूदा दौर की जरूरतों और खपत के हिसाब से ज्यादा सटीक बनाना है। भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता सिर्फ 9 महीने में पूरा हो गया।
ये किसी भी विकसित देश के साथ भारत का सबसे तेज गति से हुआ एफटीए है। उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाएगा। इस समझौते में व्यापार, शिक्षा, रिसर्च, इनोवेशन, सर्विसेज, टूरिज्म और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड भारत के सभी एक्सपोर्ट पर 100% टैरिफ लाइन पर शून्य शुल्क प्रदान करेगा। इससे इंडियन गुड्स को पूरी तरह ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगी। इंडिया ने न्यूजीलैंड के 95% एक्सपोर्ट पर शुल्क कम या समाप्त करने की पेशकश की है। दोनों देशों के बीच अभी $2.4 अरब का ट्रेड होता है, जिसे अगले 5 वर्षों में दुगना करने का लक्ष्य है। Our farmers stand to gain hugely, both through market access in New Zealand and through technology collaborations. Similarly, for our fishermen, our dairy persons, and giving a very small conditional TRQ, very small volume of concessional duty exports on a few products, we have been able to open up large vistas of market access and technology collaboration and benefit from New Zealand. न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में $20 अरब का इन्वेस्टमेंट करेगा। भारतीय किसान, एमएसएमई, श्रमिक, कारीगर और उद्यमियों को इसका सीधा लाभ होगा, खासकर कपड़ा, चमड़ा, जूते, इंजीनियरिंग गुड्स, दवा और कृषि उत्पादों में। इंडियन स्टूडेंट्स को न्यूजीलैंड में पढ़ाई के दौरान हर सप्ताह 20 घंटे काम करने की अनुमति भी मिलेगी। पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता इंडियन यूथ को ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज प्रदान करेगा और आयुष प्रणालियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देगा। ये भारत का इस साल का तीसरा प्रमुख व्यापार समझौता है। Students who go to New Zealand to study will now be eligible for a 2-year work visa if they take a degree course, 3-year work visa if they take a bachelor's degree with honors, a 3-year work visa if they graduate in STEM disciplines, science, technology, engineering and mathematics, and a 4-year work visa when they do postgraduate studies in New Zealand. It's also interesting that almost 5,000 of our professionals who are yoga instructors, chefs, Ayush professionals, IT or educational teachers, nurses, caregivers will get professional visas for serving the New Zealand economy. We have also been able to open up 118 sectors which will also give us an opportunity to participate in tourism, IT, telecom, audiovisual, etc. ये थे कॉर्पोरेट जगत के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio.
Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike,